हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एजर्सन रीजन क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए, एजर्सन्स रीजन क्वेश्चन क्योंकि 10+2 एग्ज़ाम में 16 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है एजर्सन बेस्ड पे आने की पूरी संभावना है। इसलिए हम एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस को एजर्सन रीजन के टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स देखिए 3 स्टेटमेंट्स दिए होते हैं। पहले आप इसके बेसिक को समझ लीजिए तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए, इसमें क्या होता है कि 2 स्टेटमेंट दिए होते हैं, ठीक है। आप इसको रीजन ना समझें बल्कि इनको 2 स्टेटमेंट समझें। और पहले आपको यह फाइंड करना होता है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है या दोनों रॉन्ग स्टेटमेंट है या दोनों में से कोई एक करेक्ट है। पहले इतनी बात समझ लेंगे कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फिर इसके बाद जब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं तो फिर हम उसके जो है सो व्हेन यू जस्टिफाई दैट बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, रॉन्ग और एनी वन इज रॉन्ग, देयर आफ्टर यू फाइंड द स्टेटमेंट्स अबाउट द रीजन, दैट रीजन इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट और नॉट। जब आप ये समझ लें कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं या नहीं करेक्ट हैं, जब नहीं करेक्ट हैं तो क्वेश्चन आपका वहीं पे आंसर मिल जाता है। अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट मिल रहे हैं आपको तो उसमें आपको यह देखना है कि दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है वह उसका आंसर है कि नहीं, मतलब पहले वाले स्टेटमेंट का आंसर दूसरा वाला है कि नहीं है। इस तरह से हम इसको आइडिया लगाते हैं। इसमें फ्रेंड्स देखिए, आपको पहले तो यह समझना है कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं ABCD। और जैसे ऑप्शन ए को अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन ए कह रहा है एजर्सन एंड रीजन। आप रीजन जहां लिखा है उसको स्टेटमेंट समझें और एजर्सन्स को भी आप स्टेटमेंट ही समझें। तो एजर्सन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। अगर दोनों करेक्ट हैं तो आप करेक्ट पे आएंगे और फिर लिखेंगे है क्या कि द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन, कि जो एजर्सन है उसका स्टेटमेंट जो है आंसर रीजन का एक्सप्लेनेशन कर रहा है। दूसरे पर अब तो हम ए लगाएंगे, आंसर हमारा तब क्या बनेगा, ए बनेगा। और अगर कह रहा है कि एजर्सन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट, दोनों करेक्ट हैं बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, कि करेक्ट तो है पर उसका आंसर से रिलेशन नहीं है, मतलब जो क्वेश्चन का आंसर है वह क्वेश्चन उस आंसर से सेटिस्फाई नहीं है, तो हम बी ऑप्शन लगाएंगे। मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं तब और आंसर एक्सप्लेनेशन नहीं है तो हम बी लगाएंगे। फिर कह रहे हैं कि सी ऑप्शन में क्या लगाएंगे कि एजर्सन इज करेक्ट, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, एजर्सन को हम फर्स्ट स्टेटमेंट कहते हैं, तो एजर्सन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग। अगर रीजन रॉन्ग हो गया, एजर्सन करेक्ट हो गया तो हम सी लगाएंगे। और अगर एजर्सन इज रॉन्ग स्टेटमेंट एंड रीजन इज करेक्ट, अगर एजर्सन रॉन्ग हो जाए लेकिन रीजन दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो, मतलब रीजन इज द सेकेंड स्टेटमेंट, एजर्सन इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, और अगर फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो लेकिन सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो तो हम ऑप्शन डी लगाएंगे। फ्रेंड्स, इसमें बहुत आसान है समझना, बस 1 बाय 1 करके आप इसको देखिए, पढ़ते चलिए, आपको समझ में आएगा। देखिए पहला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए, फिर आपके लिए एकदम ईजी हो जाएगा इसको समझना। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान दीजिए, एन ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर इम्प्रेग्नेटेड विथ कोलाइडल solution stop the flow of colloidal particles। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है यहाँ पे इम्प्रेग्नेटेड का मतलब यह है कि सोक किया हुआ, मतलब उसमें डुबाया हुआ। तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को कोलाइडल सॉल्यूशन में डुबा दिया जाता है। इसको डुबा देने से क्या होता है कि यह फ्लो को रोक देता है, यह जो है कोलाइडल सॉल्यूशन के फ्लो को रोक देता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारा ये करेक्ट है। अब हम सेकंड स्टेटमेंट को देखेंगे। सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है, देखिए कि पोर साइज ऑफ द फिल्टर पेपर बिकम मोर देन द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। अब कह रहा है कि फिल्टर पेपर की साइज जो है बड़ी हो जाती है कोलाइडल पार्टिकल की साइज से। तो यह ऑप्शन जो है स्टेटमेंट जो है सेकंड जो है ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे कि हम लोग सेलुथिन पेपर या जो हम लोग फिल्टर पेपर बनाते हैं, पार्चमेंट पेपर इसको बोलते हैं, तो ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल पार्टिकल होते हैं
ये फिल्टर पेपर की साइज इतनी बड़ी होती है कि इससे जो है कोलाइडल पार्टिकल पास थ्रू हो सकते हैं। लेकिन अगर इसी के ऊपर कुछ कोलाइडल सोल्यूशन, स्पेशल टाइप कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं, इसको सोक कर देते हैं तो पार्टिकल्स की साइज क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। उसके रिड्यूस होने से वो कोलाइडल पार्टिकल फिर नहीं निकल पाते हैं और इसमें से क्रिस्टलाइट केवल बाहर हो पाते हैं। इस तरह से हम लोग इसको जो है डायलिसिस के अंदर पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स स्टेटमेंट 2 जो है रॉन्ग हो गया, स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन जरा देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। एजर्सन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ही इसका रॉन्ग है, तो ऑप्शन सी जो है सही होगा। तो पहले का हो गया सी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, तो फर्स्ट का हम क्या आंसर लगाएंगे, सी। तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन शो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सही बात है, इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। फिर कह रहा है कोलाइडल पार्टिकल्स आर लार्ज इन साइज, कोलाइडल पार्टिकल्स लार्ज साइज में होते हैं। तो बात तो सही है, कोलाइडल पार्टिकल की साइज जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उनके पार्टिकल से लार्ज होती है। लेकिन जब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं तो अब हमको यह देखना है कि स्टेटमेंट फर्स्ट का सेकेंड एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि नहीं। तो कह रहा है पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होने का रीजन यह नहीं कि पार्टिकल लार्ज होते हैं, बल्कि पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब एक्सप्लेनेशन तो सही है लेकिन उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका मतलब हमारा यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, क्वेश्चन में देखिए एजर्सन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। यहाँ देखिए एजर्सन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द आंसर। तो यही हमारा ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। सो सेकंड क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी सही होगा। फ्रेंड इसको आप नोट कर लीजिए, सेकंड के लिए बी। इस तरह से हम लोग जल्दी जल्दी अब आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोलाइडल सोल्यूशन डू नॉट शो ब्राउनियन मोशन। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, कोलाइडल सोल्यूशन डू नॉट शो द ब्राउनियन मोशन? नो, इट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। Actually colloidal solution show the Brownian motion, so first statement is wrong, means assertion is wrong. So see the option D, जब रॉन्ग एजर्सन ही रॉन्ग हो जाए तो ऑप्शन डी हमारा आंसर बन जाता है। तो यहाँ पे थर्ड का ऑप्शन डी सही होगा। फिलहाल हम लोग रीजन भी देख लेते हैं, रीजन में क्या लिखा है, ब्राउनियन मोशन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ सॉल। ये तो सही बात है बट यहाँ पे जो थर्ड का ऑप्शन होगा वो होगा डी। थर्ड के लिए हम क्वेश्चन का आंसर कर देंगे डी। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कोएगुलेशन पावर ऑफ एल्यूमिनियम 3+ इज मोर देन सोडियम 3+। करेक्ट स्टेटमेंट है, यस। फोर्थ का स्टेटमेंट मतलब एजर्सन या स्टेटमेंट फर्स्ट जिसको हम कहते हैं वो करेक्ट है। अब रीजन मीन्स स्टेटमेंट सेकंड क्या है, ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ फ्लक्चुएटिंग आयन एडेड ग्रेटर द पावर टू कॉज द प्रेसिपिटेशन, दिस इज द हार्डी-सुलजे रूल। ये रीजन भी करेक्ट है। और यहाँ पे जो फोर्थ है इसमें दोनों चीज़ें सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है, स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। अब जब दोनों सही हो गया तो हमें यहाँ पे यह देखना होता है कि एजर्सन का आंसर रीजन है कि नहीं है। अगर आंसर रीजन है तो ऑप्शन ए सही होता है, नहीं है तो बी सही होगा, इसके रिगार्डिंग टू दिस ऑप्शन। सो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कोएगुलेटिंग पावर जो एल्यूमिनियम 3+ होता है वो वास्तव में अधिक होता है सोडियम प्लस के, क्योंकि यह हार्डी-सुलजे का रूल है कि फ्लक्चुएटिंग पावर उसकी ज़्यादा होती है। तो चौथे का जो ऑप्शन बनेगा वो ए होगा, क्योंकि यह जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इस एजर्सन का। सो इस तरह से फ्रेंड फोर्थ क्वेश्चन ए आंसर सही है। फिफ्थ पर आइए, डिटर्जेंट्स विथ लो CMC आर मोर इकोनॉमिकल इन यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यह जानना पड़ेगा कि यह जो है CMC क्या होता है। ठीक है, देखिए CMC का मतलब ये होता है क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। ठीक है, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। अब ये क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन क्या होता है, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन मिसल का वह कंसंट्रेशन है जो क्राफ्ट टेम्परेचर पे होता है, क्राफ्ट टेम्परेचर पे होता है। CMC क्या है, द मिसल कंसंट्रेशन एट क्राफ्ट टेम्परेचर इज नोन एज द CMC। CMC मीन्स क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। अब अगला टॉपिक आता है कि यह क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है। सो क्राफ्ट टेम्परेचर उस लोवेस्ट टेम्परेचर को कहते हैं जिस टेम्परेचर पे फॉर्मेशन ऑफ
मिसल्स टेक्स प्लेस होता है, मीन्स दैट लोवेस्ट टेम्परेचर बिलो विच नो मिसल्स फॉर्म इज नोन एज द क्राफ्ट टेम्परेचर। तो सबसे कम टेम्परेचर जिस पर मिसल फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। तो क्राफ्ट टेम्परेचर पर जो मिसल का कंसंट्रेशन होता है उसी को हम लोग CMC कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि मिसल क्या है, CMC क्या है। तो CMC को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। तो अब ये कह रहा है कि डिटर्जेंट विथ लो CMC आर मोर इकोनॉमिकल टू यूज। इसका CMC अगर लो है तो इकोनॉमिकल यूज अधिक है, ये बात सही है। ये स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। अब स्टेटमेंट सेकंड देखिए, क्लीनिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ मिसल these form when the concentration of detergent become equal to the CMC। yes, एक्चुअली यहाँ पे इसका मीनिंग ये है कि क्लीनिंग एक्शन जो होता है, देखिए किस पर डिपेंड करता है, वो मिसल्स पे डिपेंड करता है। तो क्लीनिंग एक्शन किस पे डिपेंड करता है, मिसल पे करता है, और जिसका CMC लो होगा मतलब वो जितने ही कम टेम्परेचर पे मिसल अधिक बनाएगा उतना ही अधिक वो वॉशिंग करेगा। इस तरह से क्लीनिंग एक्शन जो मिसल का होता है जो लो होगा अगर, तो वो अधिक अच्छा सोप माना जाएगा। इस तरह से फिफ्थ का जो है स्टेटमेंट भी सही है, रीजन भी सही है, और स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन है रीजन। सो ऑप्शन हमारा ए सही होगा। जब दोनों सही हो और उसका एक्सप्लेनेशन हो तो वहाँ पर आंसर ए सही होता है। आगे देखते हैं, एडजॉर्प्शन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो एडजॉर्प्शन डिक्रीज होता है, बात सही है, बिकॉज एडजॉर्प्शन इज द एक्सोथर्मिक इन द नेचर। सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज द करेक्ट। रीजन पे आते हैं, एडजॉर्प्शन इज जनरली टेम्परेचर डिपेंडेंट। एडजॉर्प्शन जो होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, यह भी बात सही है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, पर क्या पहले स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट का यह रीजन आंसर है, वही आंसर है जिसके लिए वो चाहिए, उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे पहला तो पूछ रहा है फर्स्ट इज दैट द टेम्परेचर डिक्रीज करने से एडजॉर्प्शन जो है बढ़ेगा, और दूसरा कह रहा है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, पर क्यों बढ़ेगा यह नहीं बता रहा है। तो करेक्ट स्टेटमेंट तो हैं पर एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन बी आप देखिए यहाँ पे, एजर्सन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सो 6 का बी सही होगा, इसको आप नोट करें। 7 क्वेश्चन पर आइए, इन कीमीज ऑप्शन ऑल गैसेस आर एब्जॉर्ब, यहाँ पे एडजॉर्ब होना चाहिए था, एडजॉर्ब होना चाहिए था, फिलहाल एब्जॉर्ब लिखा है। तो एडजॉर्ब ऑन ऑल सॉलिड्स, सभी सॉलिड पर कीमीज ऑप्शन एडजॉर्ब कर जाता है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि आप पढ़े होंगे कि कीमीज ऑप्शन जो है स्पेसिफिक इन नेचर होता है, फिजिज ऑप्शन होता तो सभी पे हो जाता। तो ये कीमीज ऑप्शन है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, एडजॉर्प्शन इज जनरली टेम्परेचर सॉरी कीमीज ऑप्शन टेक्स प्लेस एट एलिवेटेड टेम्परेचर। सो देखिए अब ध्यान से यहाँ पे कह रहा है कीमीज ऑप्शन टेक्स प्लेस एट एलिवेटेड टेम्परेचर, कि कीमीज ऑप्शन जो है हाई टेम्परेचर पे होता है, बढ़े हुए टेम्परेचर पे होता है। स्टेटमेंट सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट, एंड स्टेटमेंट फर्स्ट के बारे में क्या था कि कीमीज ऑप्शन ऑल गैसेस एब्जॉर्ब एट द ऑल सॉलिड, नो रॉन्ग। तो स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग एंड रीजन इज करेक्ट। सो इस तरह से ऐसे पॉइंट के लिए हमारा आंसर क्या होगा 7। अब हम देखेंगे कि 7 का हमने यहाँ पे ऑप्शन क्या देखा था कि एजर्सन रॉन्ग, तो एजर्सन रॉन्ग होगा तो डी ऑप्शन होगा। तो आप रॉन्ग एजर्सन के लिए बस सीधे सीधे डी ऑप्शन लगाएंगे। तो 7th का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिए 8, कोलाइडल सॉल्व्स स्कैटर लाइट व्हाइल ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कोलाइडल सॉल्यूशन स्कैटर लाइट, कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है लाइट को स्कैटर करता है, व्हाइल ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट, जबकि ट्रू सॉल्यूशन नहीं करता है। तो ये तो बात सही है ना, स्टेटमेंट फर्स्ट जो है करेक्ट है। अब सेकंड पे आते हैं,
द पार्टिकल इन द कोलाइडल सॉल्व मूव मच स्लोअर देन दैट ऑफ द ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल से यह बहुत ही स्लो मूवमेंट करता है। सो रीजन भी करेक्ट है, स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन क्या उसका एक्सप्लेनेशन है? तो एक्सप्लेनेशन नहीं है, यह जो है उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। स्कैटर करने का रीजन कुछ और होता है, यहाँ पे जो है उसका एक्सप्लेनेशन का रीजन यह नहीं है। तो एजर्सन फर्स्ट रॉन्ग राइट या करेक्ट और सेकंड भी करेक्ट, बट इट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो सी द आंसर एजर्सन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन बी में देखिए आप ध्यान से, एजर्सन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो इन दिस केस the answer will be B. It means the answer of question 8 will be B. Now comes to the question number 9. Milk in an example of water in the oil emulsion. ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये बहुत सही है क्वेश्चन। मिल्क जो होता है एक एग्जाम्पल है ऑयल इन वाटर इन ऑयल। अच्छा, सो यहाँ देखिए वाटर इन ऑयल लिखा है, ये रॉन्ग है। ऑयल इन वाटर रहता ना तो सही था। ऑयल इन वाटर इमल्सन है, ये बात सही है, लेकिन ऑयल इन वाटर है। इमल्सन का मतलब होता है लिक्विड इन द लिक्विड। सो लिक्विड इन लिक्विड तो है, ये इमल्सन है, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक हुआ है या चेंज कर दिया है। ऑयल वाटर इन ऑयल लिखा है जबकि ऑयल इन वाटर होता है। तो मिल्क जो है ऑयल इन वाटर होता है। तो यह स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग हो गया। ठीक, अब सेकेंड में देखते हैं। इमल्सन कंटेन लिक्विड डिस्पर्स इन लिक्विड। रीजन तो करेक्ट हो गया कि लिक्विड लिक्विड में है, लेकिन यह रॉन्ग। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग एंड रीजन इज करेक्ट। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग, मतलब एजर्सन इज रॉन्ग, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सो इस तरह से 9th का आंसर हमारे पास मिलेगा डी। सो फ्रेंड्स 9th का आंसर क्या लिखेंगे? डी लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th पे देखिए। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से है। द रिलेशन x बाई एम के इंटू, अच्छा आप ऐसे मैं ग्राफ बना देता हूँ। देखिए ऐसे ग्राफ होता है, इसे हम लोग जो है फ्रेडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। यह x बाई एम जिसको एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं, और यह p है। और इसमें जो है ग्राफ मिलता है हमको, ऐसे ग्राफ मिलता है। तो क्या कह रहा है कि x बाई एम के इंटू पी टू द पावर 1 अपॉन एन इज नोन एज फ्रेडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। करेक्ट बात है। वेयर x इज द मास एडजॉर्ब्ड बाई एम ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेट, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। P is the equilibrium pressure, K and N are the constant of the system of the temperature. So statement first means assertion is the correct. Assertion तो है correct। अब रीजन पे आते हैं। When several substances have same value of 1 upon n, the lines by which the adsorption isotherm can be represented विल मीट एट अ पॉइंट। एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। 1 बाई एन जो है अगर सेम हो तो नहीं, यह 1 बाई एन से डिपेंड नहीं, p टू द पावर 1 बाई एन और x बाई एम का यहाँ पे तो इस इक्वेशन से ही क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे यह स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो एजर्सन इज करेक्ट और रीजन जो है रॉन्ग। एजर्सन इज करेक्ट एंड रीजन इज रॉन्ग। तो अब कौन सा आंसर ऐसा है जिसमें एजर्सन करेक्ट होता है और रीजन रॉन्ग होता है? ऑप्शन सी देखिए, एजर्सन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 का सी। इस तरह से हमने कुल आज 10 क्वेश्चन जो है सॉल्व किए जो एजर्सन रीजन बेस्ड थे, और ये सभी चैप्टर जो है एडजॉर्प्शन से थे। तो अब हम आगे के चैप्टर में लेकर आएंगे, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।